हंसे के सो वृथा हठ ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूँ जो पाल उसको धर्म है यह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है यह। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शकों का ओपिनियन हाउस पे स्वागत है। आप कह रहे होंगे कि आज बड़ा कविता से शुरू किए हैं, तो विषय कुछ ऐसा है कि ये रश्मि रथी का रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया एक कविता अचानक दिमाग में आ गया। तो आज विषय है, राजनीतिक विषय है, उसी पे चर्चा करेंगे और आप लोग को बताएंगे। एक्चुअल में ये कल की घटना है। भारत में जैसा कि आप लोग को पता है कि दो हाउस होते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा का तो डायरेक्ट चुनाव होता है, उनका प्रधानमंत्री का निर्वाचन जो होता है उसमें लोकसभा के प्रतिनिधि जो होते हैं सीधा जनता के द्वारा चुना जाता है उनको। लेकिन राज्यसभा का जो चुनाव होता है, जो राज्यसभा में जो संसद जाते हैं, उनका चुनावी प्रक्रिया जो है दूसरे ढंग का है। वो एक इनडायरेक्ट चुनाव उसको आप कह सकते हैं, क्योंकि विधानसभा जो राज्य में हम चुनाव करते हैं, राज्य की सरकार जो बनती है, जो विधानसभा में हमारा विधायक लोग बैठते हैं, तो उनके द्वारा चुना जाता है राज्यसभा के सांसदों का। तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे। एक्चुअल में यूपी, कर्नाटक और हिमाचल, तीन जगह पर 15 सांसदों को निर्वाचन किया जाना था। तो उसी में हिमाचल का ये घटना है। इस घटना को जब हम देखे तो वही हमको वो कविता याद आ गया। कविता का अर्थ हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। फिलहाल हम इसके पृष्ठभूमि पे चलते हैं। अब देखिए, जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, इसको परमानेंट हाउस भी बोलते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो 245 होती है। इनमें से 233 जो होते हैं ये अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, यानी कि विधायकों द्वारा, राज्य के जो विधायक होते हैं, तो हर राज्य के ये पूर्व निर्धारित होता है। ये राज्यसभा के संसद का जो सीट होता है कि किस राज्य से कितने जाएंगे, ये पूर्व निर्धारित होता है। तो कल इसी का चुनाव था जिसमें 233, एक्चुअल में राज्यसभा का टोटल सीट 245 का है, 233 का निर्वाचन किया जाता है। बाकी जो 12 सीट बचते हैं इनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और ये विभिन्न क्षेत्रों से इनको ला करके, जैसे कला के क्षेत्र, सांस्कृतिक, इस तरह के जो क्षेत्र होते हैं, तो इनको कुल मिलाकर इसमें राष्ट्रपति, जो 12 सदस्यों की संख्या है वो राष्ट्रपति के मनोनीत करने से इनका ये होता है। बाकी 233 का निर्वाचन होता है। तो अब चलिए थोड़ा सा और पृष्ठभूमि में आपको, क्योंकि स्टूडेंट वर्ग अगर कुछ देखते हैं तो उनके लिए बता दें कि जो विधायकों द्वारा चुना जाता है इसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन इसलिए बोलते हैं, क्योंकि देखिए, आप जब लोकसभा का चुनाव आता है तो इसमें आप प्रतिनिधि को जनता स्वयं वोट देती है। लेकिन राज्य का जब ये राज्यसभा के संसद का चुनाव होता है तो इसमें जब विधायक वोट देते हैं तो इसमें दो तरह का इसमें भी होता है। विधायक जो वोट देते हैं, इसमें होता क्या है कि जिस भी पार्टी की सरकार है तो निश्चित तौर पर जिस पार्टी की सरकार है उसके विधायक ज्यादा बैठते होंगे उस विधानसभा में। तो ये घटना हिमाचल का, अब इसमें क्या है, इसमें जो एक और है, चलिए हम इसको थोड़ा सा आगे, हम इस घटना को जब आगे चर्चा करेंगे तो उसमें ले लेंगे कि निर्दलीय जो होते हैं वो कैसे अपना वोट देते हैं और जो पार्टी के विधायक होते हैं वो वोट कैसे देते हैं, इसके बारे में आगे चलेंगे। सबसे पहले अब हिमाचल की वस्तु स्थिति को हम क्लियर कर देना चाहते हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। यहाँ पर विधानसभा की जो सीटें हैं वो 68 सीट, तो 34
दूनी 68, यानी कि जिस भी पार्टी का, यानी कि जो उम्मीदवार हैं, जिनको भी 35 सीट मिल जाएगा वो राज्यसभा संसद के लिए चयनित माने जाएंगे। तो वहां 68 सीट है, 35 सीट लाना था एक राज्यसभा संसद के लिए, जो मतलब उनको जीतने के लिए जो उम्मीदवार थे। तो इसी का वोटिंग चल रहा था। तो इसमें हुआ क्या, वो आप लोग से थोड़ा सा बताना चाहेंगे। अब इसमें थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं कि जो पार्टी के जो विधायक होते हैं वो बिल्कुल अपना जो वोटिंग होता है अपने पार्टी को खुलेआम वोटिंग करते हैं। मतलब वो बैलेट पेपर से जो वोटिंग होती है तो वो दिखा देते हैं कि हाँ हम इस उम्मीदवार को वोट करने जा रहे हैं। वो मतलब छुपा करके वोटिंग नहीं की जाती। लेकिन इसी में एक चीज है कि जो निर्दलीय विधायक होते हैं वो जो वोटिंग करते हैं वो सीक्रेट वोटिंग करते हैं। वो खुलेआम वोटिंग नहीं करते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो निर्दलीय, याद रखिएगा, निर्दलीय विधायक जो बैठते हैं, जैसे नहीं होता है किसी भी विधानसभा में एक तो पार्टी जो सरकार बना रखी है उसके कितने विधायक हैं, कुछ निर्दलीय होते हैं तो वो भी वोटिंग करते हैं। तो वो सीक्रेट ढंग से वोटिंग करते हैं। तो इसी तरह का प्रक्रिया है। तो उसमें जब वोटिंग किया जाना था तो हुआ क्या कि जो हिमाचल की विधानसभा है इसमें कांग्रेस की 40 विधायक है, यानी कि 40 सीट के साथ विधानसभा में भी जीतने के लिए एक्चुअल में 35 सीट होना चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन कांग्रेस 40 सीट जीत करके अपनी सरकार विधानसभा में बना रखी है हिमाचल में। तो जब वोटिंग ये हुआ, किया जाना था राज्यसभा संसद के लिए, तो यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो। जो कांग्रेस के विधायक थे उसमें से 6 विधायक बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उनको वोट कर दिए, और वहां पर 3 निर्दलीय विधायक हैं हिमाचल विधानसभा में, वो 3 भी बीजेपी को वोट कर दिए, और 25 सीटें ऑलरेडी बीजेपी जीत रखी है। तो 25 3 28 और 6 34। तो यहां पर वोटिंग हो गया टाई, यानी कि दोनों तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवार दोनों को बराबर बराबर वोट मिला। तो ऐसी स्थिति में उनको टॉस करवाया गया। तो टॉस के जरिए बीजेपी के राज्यसभा संसद के उम्मीदवार वो जीत गए। अब यही विषय में वहां पर अब एक इसमें एक चीज जो आता है आप लोग को बताता चले कि जब आप लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मान लीजिए कि कांग्रेस के विधायक और वो वोट बीजेपी के उम्मीदवार को कैसे कर दिए। इसमें एक कानून भी है, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इसके बारे में हम अभी लंबा चर्चा तो नहीं करेंगे। इस लॉ के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिखिए, तो इसके विस्तृत जानकारी हम आप लोगों को देंगे। फिलहाल इसका शॉर्ट टर्म बता देते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, दल बदल कानून, ये राज्यसभा के संसद के चुनाव में ये लागू नहीं होता। और अभी लेटेस्ट एक घटना हुई है चंडीगढ़ मेयर का चुनाव। तो ये मेयर परिषद इन लोगों के चुनाव में भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। अब इसका एक तर्क भी है, ये बहुत सारा इसमें सुप्रीम कोर्ट वगैरह का फैसला भी है, लेकिन एक तर्क भी है कि होता क्या है कि वोटिंग करने के लिए आप किसी भी पार्टी के, जब आप किसी को निर्वाचित कर रहे हैं तो आपका एक फ्री विल होना चाहिए। यानी कि आप, ठीक है, आप जनता विधानसभा में विधायक को चुनी तो उसमें जनता का मत था, वो एक किसी भी पार्टी के किसी भी प्रतिनिधि को अपना वोट किया। अब ये प्रतिनिधि जो विधानसभा में बैठे, लेकिन ये चुनाव कर रहे हैं राज्यसभा के संसद के लिए। तो राज्यसभा का संसद जो उसके लिए चुनाव कर रहे हैं तो इनका एक विल है कि हम किसे चुने। तो इस तर्क के आधार पर भी देखा जा सकता है कि शायद, वैसे ये तर्क जो है
हम जो बता रहे हैं इसमें कुछ लीगल भी है और कुछ अपना राय भी हम रख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि इन जगहों पे ये दल बदल कानून लागू नहीं होता। अब इसमें और भी बहुत सारे चीज हैं कि आप बोलेंगे कि अगर ऐसा कर दिया, किसी पार्टी का विधायक किसी विपक्ष के उम्मीदवार को वोट करता है तो ऐसे में उस पार्टी द्वारा कार्रवाई की जा सकती है कि, तो कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन अब देखिए कि इसमें आगे क्या होता है। और ये रिस्क, अब राजनीतिक पार्टी है जो वो रिस्क लेना चाहेगी नहीं चाहेगी। और इसमें विधायकों का जो कहना है कि उनका कहना है कि हम पार्टी के साथ हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। जो एंटी वोटिंग किए हैं, क्रॉस वोटिंग कहिए, क्रॉस वोटिंग जो किए हैं उनका कहना है कि हम अपना कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर को हम पसंद नहीं करते, यानी कि चीफ मिनिस्टर को वो उनका समर्थन नहीं करते। तो इस तरह की भी बातें सुनने में सामने आई है। अब देखिए आगे क्या होता है। और एंटी डिफेक्शन लॉ तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लागू तो होता नहीं है। तो फिलहाल तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद के उम्मीदवार जो थे उनका नाम देखिए, हर्ष महाजन, जो बीजेपी के सांसद थे जो उम्मीदवारी में उतरे थे, उनका नाम था हर्ष महाजन। और कांग्रेस के प्रत्याशी जो थे उनका नाम था अभिषेक मनु सिंघवी। इन्हीं को हरा करके हर्ष महाजन जी जीते हैं। और देखिए अब आगे इसके ऊपर क्या अपडेट आता है। तो अब हम चलते हैं उस बात पर जो शुरू में हम कविता की 4 पंक्ति बोले थे। तो इसमें आप लोग क्या राय रखते हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए, और हमारी इस मामले में क्या राय है। तो अगर कभी आप लोग रश्मि रथी पढ़े होंगे तो ये जो कविता हम बोले यही हमारा राय है। रश्मि रथी जो पढ़े होंगे उस कविता का रहस्य समझ गए होंगे। ये कृष्ण युद्ध भूमि में बोलते हैं। ये रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। बड़ा ही अच्छा किताब है और ये कविता पढ़ने लायक है। तो हमारा तो राय बस उस कविता के 4 पंक्ति में ही निहित है। जो समझ सकते हैं वो समझ लें, जो अपना राय रखना चाहते हैं वो अपना राय रखें। और देखिए एक्चुअल में है क्या, हमेशा साधक और साध्य ये दोनों कितने नैतिक हैं ये इतिहास में देखा जाता है। साधन क्या अपनाया गया इस पर इतिहास बहुत ज्यादा गौर नहीं करती है। ये भूमिका में रहते हैं, लेकिन हमेशा जो साधक और साध्य हैं यही दो मुख्य भूमिका में रहते हैं। अब थोड़ी सी नैतिकता के ऊपर हम बोले तो एक चीज जान लीजिए, राजनीति और युद्ध बहुत ही निष्ठुर होते हैं, बहुत ही क्रूर होते हैं, और इनसे नैतिकता की उम्मीद करना शायद उचित नहीं होगा। और इसीलिए हम शुरू में वो पंक्ति बोले थे। तो चलिए और जो भी अपडेट होगा आगे हम आप लोगों के सामने लाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के बीच में शेयर कीजिए, और साथ में कमेंट में आप लोग एक चीज जरूर डाला कीजिए कि और किसी विषय पर आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। क्योंकि हम भी अगर वीडियो बनाएंगे तो मजा तब आता है जब दर्शक लोगों के तरफ से डिमांड आए कि इस विषय पर, क्योंकि हम इसीलिए संक्षेप में वीडियो बनाते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाने के बाद लोग स्किप करके निकल जाते हैं। तो अगर आप लोग डिमांड करें तो बकायदे एक रिसर्च करके एक पूरी तरह से विस्तृत वीडियो, जो जैसा विषय होगा उस हिसाब से उस ढंग से बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।